तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम बात की थी कुछ टेक्निक के बारे में, जिसके अंदर हमने बायोरिएक्टर की बात की थी। अब उन्हीं से रिलेटेड कुछ दूसरी टेक्निक है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से पहले डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के दौरान के हमें कंफर्म करने के लिए कि हमारा मटेरियल कुछ तैयार होता है या नहीं होता, तो उसके रिगार्डिंग में हम यहाँ पर बातें कि हमारी जो होस्ट सेल है होस्ट सेल, दैट इज द ट्रांसफॉर्म सेल। Producing recombinant product or not। कि हमारी जो रिकम्बिनेंट सेल है और ट्रांसफॉर्म सेल है, क्या वो हमारा रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही, तो हम उसकी चेकिंग करेंगे। तो वहां पर हम इसकी कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पर कुछ टेक्निक का यूज करते हैं। तो फर्स्ट जिसका नाम है सदन प्लॉटिंग। कंफर्मेशन टेक्निक का नाम है सदन प्लॉटिंग और नदन प्लॉटिंग। तो हम अपने रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट को कंफर्म करने के लिए तो हम इन टेक्निक का यूज करते हैं, जो कि हमारी रिलेटेड टेक्निक होती है इसी फील्ड के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जो कि एक इम्पोर्टेंट भी है कि हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में कंफर्मेशन करने के लिए क्या हमें हमारा डिजायर प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं, तो वो चेकिंग करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। और उस अगर में कंटिन्यू हमें अपना रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम फिर से अपने होस्ट सेल को चेक करते हैं क्या ये ट्रांसफॉर्म हुई है या नहीं। अगर ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है तो हम इसको चेक करेंगे या फिर से हमें अपना प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये ट्रांसफॉर्म है तो हमें उसकी कंफर्मेशन के लिए हमें एक्सेप्टेबल मार्कर का यूज। तो चेकिंग हर स्टेप के ऊपर होती है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमारी जो लेबर चली हुई है वो खराब ना हो। तो इसके लिए हम इन टेक्निक का यूज करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम अपने फर्स्ट सदन प्लॉटिंग के ऊपर।
सदन प्रोटीन, सदन नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, जिसके अंदर हम चेक करते हैं ये सदन नाम के एक साइंटिस्ट ने डेवलप की थी, जिसके अंदर हम यूज करते किसी पार्टिकुलर जीन की लोकेशन की गिवन फ्रेगमेंट्स। हम अपनी लोकेशन के लिए मीन्स हमें जो पार्टिकुलर जीन चाहिए उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। और ब्लॉटिंग का मतलब होता है एक इंडिकेशन मार्क। ब्लॉटिंग होती है एक इंडिकेशन मार्क होती है ब्लॉटिंग, जिसका हम यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर नॉर्मली जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम यहाँ पर प्रोब की हेल्प से। अब ये प्रोब क्या होता है? प्रोब होता है एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। व्हाट इज प्रोब? प्रोब एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है और एक आरएनए भी हो सकता है। क्लियर? जिसको हम यूज करते हैं डिटेक्शन के लिए। क्लियर? प्रोब एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। Used to detect the complementary base pair sequence। तो यहाँ पर जो ये प्रोब होता है ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए होगा, जिसको हम यूज कर रहे हैं अब इसी का कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस डिटेक्शन के लिए डीएनए स्ट्रैंड। तो जहां पर भी ये बाइंड करेगा इस डीएनए के साथ, तो वहीं पर हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो सेगमेंट है वो इस लोकेशन पर। तो लोकेशन करने के लिए हमें प्रोब की हेल्प लेनी पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। ये जो सडन प्लॉटिंग होती है हम इसका यूज कैसे करते हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो बात करते हैं हम सडन प्लॉटिंग की। तो इसके प्रोसीजर की, तो इसके लिए हमें फर्स्ट चाहिए अपना सैंपल डीएनए।
तो हम पहले अपने सैंपल डीएनए को आइसोलेट करेंगे। क्लियर? उसके बाद सेकंड स्टेप होगा, हम इसको कट करते हैं। जब हम इसको कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम इसको कट करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही है जिसकी हेल्प से हम इसको कट करते हैं। क्लियर? उसके बाद हम इनको सेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। Separate the DNA strand by using aerogel electrophoresis. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हम इन स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं। उसके बाद तो यहाँ पर जो एग्रोजेल, ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका हम यूज करते हैं तो जो एग्रोजेल होता है इसका भी हम यूज करते हैं को सेपरेट करने के लिए। जो एग्रोजेल होता है ये सेपरेट करता है डीएनए सेगमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ये साइज के बिहाफ पर इनको सेपरेट करता है, क्योंकि जो एग्रोजेल होता है ये क्या करता है, ये इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है फोर्स। क्लियर? क्योंकि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एग्रोजेल, more concentration then lesser size of the pore. लेस साइज होगा पोर का, भाई पोर का साइज कम होगा अगर एग्रोजेल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करो। अगर हम एग्रोजेल की कंसंट्रेशन कम कर देंगे तो पोर साइज इंक्रीज होगा। तो ये इसी वजह से हम जो एग्रोजेल है उसका यूज करते हैं डीएनए सेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो ये इसी के बिहाफ पर ये सेपरेट। क्लियर? तो हम इसका यूज करते हैं एग्रोजेल का डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए और इनको अलग अलग करने के लिए। तो यहाँ पर साथ में डीएनए का जो स्ट्रैंड हमने लिया था, डीएनए का जो हमने स्ट्रैंड लिया था वो अब सेपरेट हो चुका और साथ में हम इसको अलग अलग भी करते हैं। जो स्ट्रैंड डबल थे हम उसको सिंगल स्ट्रैंड में, तो हम इसको एक सिंगल स्ट्रैंड में भी लेके आते हैं। उसके बाद हम इसको ट्रीट करते हैं एक बफर सॉल्यूशन के अंदर। हम यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड को क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको
use fourth step. जो सेपरेटेड स्ट्रैंड थे, separated strand treated with NaOH and denatured. हम इसको denatured कर लेते हैं। denatured होने की वजह से DNA जो होगा वो चेंज हो जाता है सिंगल स्ट्रैंड में। DNA सिंगल स्ट्रैंड में चेंज होता है। क्योंकि इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को टूट जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तभी DNA हमारा सेपरेट होता है। उसके बाद बात करते हैं आगे। उसके बाद अब इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर जो कि हमारे सेल के अंदर ही है अभी, तो हम इसके ऊपर तो हम यहाँ पर नाइट्रोसेलुलर जो एक फिल्टर मेम्ब्रेन होती है वो हम इसके ऊपर प्लेस कर देंगे और साथ में कुछ फिल्टर पेपर लगा देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा लिक्विड मटेरियल है वो फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब कर ले। क्लियर? तो अब क्या होगा कि जो ये फिल्टर पेपर है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्स्ट्रा लिक्विड को, तो उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा डीएनए होगा वो हमें नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर चिपक जाता है, अटैच हो जाता है। क्लियर? और उसके बाद डीएनए होगा वो अटैच हो जाता है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन एंड एटीडी, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसको हिट करना पड़ेगा ताकि ये जो डीएनए है वो हमारे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होता है अच्छे से
और उसके बाद रिमेनिंग जो फिल्टर पेपर है हम उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव द फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पेपर होंगे वो रिमूव हो जाते हैं या उनको हम रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा जो डीएनए है उसको कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं अपना अब हम यहाँ पर अपने प्रोब को ऐड करेंगे। To find out the desired DNA segment location। अब जो हमारा प्रोब होता है, अब जो प्रोब होता है वो एक रेडियो एक्टिव होता है। जो प्रोब होता है वो एक रेडियो एक्टिव होता है और रेडियो एक्टिव होगा तो वो कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है। ताकि अब जहां पर भी प्रोब लोकेट होगा, प्रोब लोकेशन होगी तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसकी हेल्प से ही हम अपने जो डिजायर्ड डीएनए स्ट्रैंड जो हमें चाहिए, सेगमेंट जो चाहिए, बेस पेयरिंग स्ट्रैंड जो चाहिए, तो वो हमें यहाँ पर पता लग जाता है प्रोब की हेल्प से। क्योंकि प्रोब जो होता है वो हमारा एक नॉन सीक्वेंस हमारा एक सीक्वेंस होता है जो यहाँ पर इस स्ट्रैंड है। ये हमारा जो डीएनए हुआ है ये अभी हमारा एक सिंगल स्ट्रैंड, ये हमारा एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और हमारा जो प्रोब है ये भी एक सिंगल स्ट्रैंड ही है जो मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इन दोनों के बीच में पेयरिंग होगी। पेयरिंग हो गए तो हमें यहाँ पर रेडियो एक्टिव होने से पता लग जाता है क्योंकि ये लाइट को इमिट करता है। क्योंकि रेडियो एक्टिव जब हम इसकी ट्रेसिंग करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में या एक्सरेज की हेल्प से, तो हम ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जब भी हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे तो वहां पर हमें लाइट इमिट होती हुई नजर आएगी। तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड है। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं यहाँ पर। क्लियर? और नॉर्मली जो आपको बताया था यहाँ पर अगर लेते हैं हम डीएनए या फिर अगर आरएनए हुआ तो वो होगा आपका एमआरएनए। डीएनए के केस में हम यूज नहीं करते, यहाँ पर डीएनए होगा तो सिंगल स्ट्रैंड ही होगा जो कि कंप्लीमेंट्री होगा। अगर हम यहाँ पर आरएनए यूज करते हैं तो यहाँ पर होता है। तो इस तरह से ये टेक्निक हम यूज करते हैं यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर नदन प्लॉटिंग की। अब बात करते हैं हम सदर्न प्लॉटिंग में हमने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन की बात की थी। तो सदर्न नदन प्लॉटिंग के अंदर
तो बात करते हैं अभी हम यहाँ पर नदन प्रोटीन नदन प्रोटीन जिसके अंदर डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, कि यहाँ पर हम ने जो नाइट्रोसेलुलोज में जो है वो रिप्लेस हो जाती है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं इसको, तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को हमने रिप्लेस कर दिया अमीनो बेंजाइल ऑक्सीडाइल मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि एक रिएक्टिव मेम्ब्रेन होती है। सिर्फ यही डिफरेंस है मेन। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं और हम यहाँ पर यूज करते हैं डीएनए प्रोब को। बाकी सब चीजें हमारी यहाँ पर वही सेम चलती है, सेम प्रोसीजर होगा कि फर्स्ट हम डीएनए को, हमारा जो डिजायर्ड डीएनए होगा हम उसको लेंगे, उसके बाद कट करते हैं डीएनए को, उसके बाद हम उसकी रनिंग करवाते हैं एग्रोसेल के अंदर और फिर डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यूज की थी। सदर्न प्रोटीन के अंदर हम यहाँ पर यूज करते हैं एक बायोरिएक्टिव, एक रिएक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर हमने यहाँ पर अमीनो बेंजाइल ऑक्सीडाइल मेम्ब्रेन को यूज किया हुआ है। और यही हमारी जो है तो डाई एजो बेंजीन होती है। डाई एजो का मतलब टू नाइट्रो टू, यहाँ पर हमने इसका यूज किया गया है ताकि ये इफेक्टिव रिजल्ट देती है, ये उससे ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देती है। और यहाँ पर इसकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि जब हम इसकी डिटेक्शन करते हैं वो हमारे लिए और भी आसान हो जाती है। उसके साथ में हमें यहाँ पर टेम्परेचर इसको दिया था हमने 80 डिग्री सेल्सियस का, तो वो भी हमारा यहाँ पर डाउन है। हमें इसको 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने की जरूरत नहीं है, हम इसको 40 to 60 डिग्री की रेंज में भी टेम्परेचर दे के भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर नदन प्रोटीन के अंदर। उसके साथ ही हमारे पास एक और होती है वेस्टर्न प्रोटीन, जिसके अंदर हम यहाँ पर यूज करते हैं प्रोटीन डिटेक्शन के लिए। अब बात करता हूं मैं इसी से नेक्स्ट वेस्टर्न प्रोटीन के लिए। वेस्टर्न प्रोटीन वेस्टर्न प्रोटीन भी सेम ही चलती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर भी रखा गया है। वेस्टर्न प्रोटीन के अंदर
उसका यूज करते हैं हम यहाँ पर प्रोटीन डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं कि जो हमें न्यू ट्रांसफॉर्म प्रोटीन मिली थी, जो हमें न्यू ट्रांसफॉर्म प्रोटीन मिली थी किससे, होस्ट सेल से, यानी कि जो हमने रिकम्बिनेंट होस्ट सेल से रिकम्बिनेंट होस्ट सेल से हमें जो न्यू मिली थी प्रोटीन्स, हम उसका यूज करते हैं और यहाँ पर हम यूज करते हैं polyacrylamide gel electrophoresis, जिसके अंदर हमने एक HDS केमिकल और यूज किया हुआ है, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। क्लियर? हम यहाँ पर यूज करते हैं सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। हम इसका यूज करते हैं, ये मेम्ब्रेन थोड़ी सी और ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि प्रोटीन का ज्यादा साइज छोटा होता है, तो इसकी ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो उसी के साथ में हम यहाँ पर इस मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, HDS बेस का और सोडियम डोडिसाइल सल्फेट मेम्ब्रेन का। तो हम यहाँ पर प्रोटीन को अटैच करने के लिए एक का यूज करते हैं, उसके बाद हम यूज करते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का भी, क्योंकि यहाँ पर उसकी फिक्सिंग करवाने के लिए हम यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, क्योंकि उससे पहले हमने यूज की थी नदन प्लॉटिंग के अंदर, नदन प्लॉटिंग के अंदर हमने एक रिएक्टिव मेम्ब्रेन यूज की और ये नॉन रिएक्टिव है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। आपकी ये जो 3 टेक्निक है, ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ किया जाता है। हम इनका यूज करते हैं अपने रिकम्बिनेंट प्रोटीन डीएनए की डिटेक्शन करने के लिए, और ये हमारे पास एक इफेक्टिव मेथड है ताकि हमें पता लगता रहे कि हमारा काम कंटिन्यू है या नहीं है, तो इसलिए हम इनका यूज करते हैं। तो स्टूडेंट कोई क्वेश्चन? कोई क्वेरी किसी की? अदरवाइज मैं अपने टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करता हूँ आज के लिए।